क्या बता रहे थे? बायोलॉजी ने है क्या जी? सेल का लगता नहीं है क्या इसमें? सेल का क्वेश्चन। सेल डिवीजन अभी पढ़ाए कहाँ? क्या? सेल डिवीजन अभी चलेगा। सेल डिवीजन नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन बताया गया है। क्या? सेल का ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, किताब में है। हाँ। अच्छा, सेल का। हाँ, सेल का है ना? नहीं है क्या? सेल का क्वेश्चन होगा अंतिम में। अच्छा, इसका जो है ना, एक मिनट। सेल का उसमें यहाँ नहीं है, इसका पीपीटी बना के करवा देंगे। सेल डिवीजन जो है इस सब का टोटल का है, तो पहले इसको सेल का जो है ना उसका करवा दिया जाएगा। अभी आपको सेल डिवीजन पढ़ा देते हैं, और सेल डिवीजन के बाद इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव है सबका, तो उसका पीपीटी बनवा करके करवा देंगे। सेल डिवीजन का ऑब्जेक्टिव जो है इसमें है, सेल का नहीं है। ठीक है, तो दोनों करवा देंगे एक साथ, है ना? चलिए, हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है सेल डिवीजन। देखिए आप। ठीक। अब देखिए, यहां से देखना है आपको।
हाँ, ऐसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा भी। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, इसमें आप ये कह सकते हैं कि दो कोश मतलब कोशिका एक है और एक से दो कोशिका या एक से चार कोशिका का निर्माण होता है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन दो तरह का होता है, सॉरी तीन तरह का। ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और एक असूत्री कोशिका विभाजन। तो विभाजन कितने तरह का? तीन। अब पहले देखिए, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। कौन देखा था? तो बिरचाऊ वैज्ञानिक का नाम है। इसने 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको देखा। अब बात रह गया थोड़ा सा आगे का। मैंने अभी कहा कि कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है असूत्री कोशिका विभाजन। ये विभाजन जो है जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है। कौन सा? ए माइटोसिस। इसमें डायरेक्ट सेल दो भाग में बंट जाता है। इसमें कोई अवस्था नहीं होता है, डायरेक्ट बढ़ता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन नहीं होता है। जैसे एक सेल है तो ये सेल क्या होता है कि डायरेक्ट दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भाग में बढ़ जाता है, दो नए सेल का निर्माण कर दिया। और यह सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, तेजी से होता है। हम लोग में जो सेल डिवीजन होता है उसमें समय लगता है, लेकिन जीवाणु में समय नहीं लगता है। वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब जो है फास्ट सेल डिवीजन करता है। इसीलिए जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे हम दही जमाते हैं, तो दही जब हम लोग जमाते हैं तो दूध में थोड़ा सा जोरन डालते हैं, लेकिन रात भर में उसमें लाखों करोड़ों जीवाणु क्या होता है, करोड़ों की संख्या में जीवाणु रात भर में हो जाता है। हमारे शरीर में, ठीक है, वैसा बात नहीं होता है, उतना फास्ट जो है सेल का निर्माण नहीं होता है। हमारे शरीर में सेल का निर्माण होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। हम लोग जो बढ़ते हैं, हमारा जो वेट बढ़ता है, उसमें एक टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जीवाणु में क्या होता है, रात में 5-7 घंटा रखते हैं, लाखों करोड़ों जीवाणु उसमें मौजूद हो जाता है। इतना फास्ट जन्म लेता है। वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है और लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे शरीर में वो फैल जाता है। इतना फास्ट वो अपना ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। कोई जीवाणु से संबंधित बीमारी होता है तो बुखार ही लगता है, टाइफाइड ही होता है, या कोई बीमारी होता है, तो प्रथम जो अवस्था होता है किसी भी बीमारी का, वो पता नहीं चलता आपको। जैसे जब बुखार लगने वाला होगा तो आपके शरीर में थोड़ा बहुत पेन, दर्द, मन विचलित उस तरह का लगेगा, लेकिन एक दिन रहा, दूसरा दिन पता चला कि फीवर पूरा आ गया। ठीक है, मतलब पूरी तरह से आपको, पूरे शरीर को वो अपने चपेट में ले लेता है। जब तक उसकी संख्या कम रहता है तब तक वो आपको प्रभाव नहीं डाल पाता है, लेकिन जैसे ही उसकी संख्या आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा हुआ, वो आपके पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लेता है। कोरोना हुआ, बहुत सारे व्यक्ति को हुआ, तो कोरोना में अगर लक्षण दिखाई दिया तो उस स्टेज में आदमी नहीं मर जाता था, लेकिन 1-2 दिन लेट हुआ
और वायरस पूरे शरीर में फैला, ठीक है, तो तुरंत वो उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे डेंगू वायरस है, 1-2 दिन लेट कीजिए, प्लेटलेट फटाफट फटाफट नीचे चला जाता है ना। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मर भी सकता है। अगर 1-2 दिन लेट हो गया गलती से तो आप सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। आप थे स्वस्थ, आपकी मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर को अपने गिरफ्त में वायरस ले लेता है। तो उसकी संख्या क्या होता है, बहुत तेजी से आपके शरीर में बढ़ जाता है। यानी वो अपना जो रिप्रोडक्शन क्रिया है वो बहुत ही फास्ट करता है, ठीक है, बहुत ही क्या करता है, फास्ट करता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, हालांकि ये इतना छोटा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और इसकी संख्या क्या है, करोड़ों में है। 1 किलो दही है तो करोड़ों बैक्टीरिया उसमें होगा। किसी देश का जनसंख्या 1 करोड़ नहीं होता है ना। किसी देश की जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा देश का, कनाडा तो 3 करोड़ है जी, ठीक है। तो बहुत देश है, देश 10-20 गो देश है जिसका करोड़ जनसंख्या नहीं है, ठीक है। 10-20 गो ऐसा छोटा छोटा देश है। तो कंडीशन क्या है, 1 कटोरा दही में 1 करोड़ बैक्टीरिया है। तो बताइए पूरे भारत में कितना दही होगा? तिल सकराते में जो है कितना दही होगा बताइए? घरे घर टोकना में रहता है, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो। सुधे है तो सुधे कम से कम एकाक, हमको लगता है कि 100 कुंटल जो है दही जमाता होगा। सुधा कंपनी इतने दुकान है, सब में 10 किलो 20 किलो दही तो मिलबे करेगा। अरे बिजनेस हो गया गधा कहीं का, दिमाग कहीं से रख के आते हैं। बिजनेस का मतलब उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं, हम बैक्टीरिया का देख रहे हैं, बिजनेस का बात नहीं मैं कर रहा हूं। हम बैक्टीरिया की मौजूदगी का बात कर रहे हैं, है ना, कि उसकी संख्या अरबों खरबों में है। और आपकी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या मान लीजिए 10 अरब, पूरे पृथ्वी पर सब आदमी को मिला देंगे तो 10 अरब से ज्यादा नहीं होगा, है बहुत ज्यादा 10 अरब। लेकिन बिहार में 10 अरब क्या, कितना खरब जीवाणु होगा और कितना खरब वायरस होगा। कोरोना सगरों घूम गया, घरे घर चला गया, एक जगह से निकला घरे घर चल गया। पता है एक आदमी में 100 करोड़ वायरस होगा। अब पूरा धरती पर कितना आदमी है तो अंदाजा कीजिए कि कितना वायरस होगा। और उसके बाद आदमी के शरीर के साथ साथ वायुमंडल में, हवा में, पंखा में, ट्रेन पर, हर जगह था। तब ने सैनिटाइज करता था। सैनिटाइज क्यों आदमी करता था? बोर्डो छुआ तो सैनिटाइज करो। इसी पर भी हो सकता है, वातावरण में भी हो सकता है। बोतलों को छूटा था ओकरों पर हुआ, जहाज पर चढ़ा जहाजों सैनिटाइज, स्कूल गया था स्कूल का बेंच सैनिटाइज। क्यों? आदमी के शरीर के साथ साथ हवा में, बेंच पर, पंखा पर, फल साग सब्जी हर जगह था वो। कौन? वायरस। इसलिए आदमी सब्जी लाता था तो सरफ से धो देता था। कौन नहीं समझे? लाता था 2020-21 में, ऐसा डर का माहौल था कि सब्जी आदमी आता था तो कौन ठीक सब्जी देने वाला वायरस होगा। आदमी पहले लाता था तो घर के बाहर सब्जी रख देता था, अब पानी में डाल देता था, और जो कहियो नहीं धो करके अपना हाथ खाता था उस सब्जी को 6 बार धोता था, रगड़ रगड़ के, पूरा वायरस जाएगा। बात समझ गए? सैनिटाइज जो आदमी हमको लगता है कि नहीं भी करता था, तो बहुत आदमी तो मार लिया अपना जो है मुंह कार में सगरों जो है, नहीं समझे? वो आदमी इतने गांव, पूरे भारत में सबसे दिमाग लेस आदमी भारत में रहता है। सैनिटाइज देता था तो मुंह कान में सगरों ले लेता था। हर जगह जो है, जैसे हम लोग गंगा जल लेते हैं ना, चरणामृत पिए पिए पूरा शरीर में लगा लेता था। उसको यही पता था कि गणेश घुस जाएगा, इसलिए पूरा जो है
पूरे एकदम जो है वो लगा लेता था, वो अपना भरू अपना सुरक्षा वो कर लेता था। आंखों से चला जाएगा, वो आदमी को लग रहा है ना, वायरस के बारे में कौन जानता है, वायरस बैक्टीरिया होते थोड़े जानता है आदमी। आदमी को यही लगता था कि धरती पर आए हैं वो बचना है। अब कैसे बचना है वो अपना जानतब जो है आदमी सुरक्षा करता था। तो यहां पर देखना है कि केंद्र में संकुचन होता है, इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। इस प्रकार की मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और ये इतना फास्ट होता है कि एक दिन में कई बैक्टीरिया, कई वायरस, कई प्रोटोजोआ का जन्म हो जाता है। आप इन नाले का पानी में देखिएगा तो 1 खरब बैक्टीरिया होगा। कौन? ये जो स्वेज नहर इधर है ना, इसमें 1 अरब खरब बैक्टीरिया होगा। क्या नाला का पानी है, तो नाला का पानी में खूब रहता हो। क्या? अच्छा, सुधार कर देंगे, ठीक है। तो मातृ कोशिका से दो सूत्री नहीं, ठीक है, दो पुत्री कोशिका का मतलब मदर सेल, डॉटर सेल। जिस सेल का विभाजन होगा वो मदर सेल कहलाएगा, और जिससे दो नए कोशिका का निर्माण कहलाएगा पुत्री कोशिका कहलाएगा। तो पुत्री कोशिका का मतलब, पुत्री कोशिका का मतलब नई कोशिका, और मातृ कोशिका का मतलब जिससे पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ, वैसे कोशिका को क्या कहेंगे? मातृ कोशिका कहेंगे। मतलब जिस चीज से भी किसी चीज का निर्माण हो वो उसका पुत्री कोशिका निर्माण, और निर्माता मातृ कोशिका। निर्माता मातृ कोशिका और निर्माण जिसका हुआ पुत्री कोशिका। अब हम लोग बात करेंगे समसूत्री माइटोसिस सेल डिवीजन। देखिए जी, शरीर, ये पूरा शरीर है, शरीर में 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। जैसे ये पूरा शरीर का जो मसल्स है, हड्डी, मांस, ब्लड, सारा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कैसे? पहले बात समझिए आप लोग। बोर्ड पर जैसे बोर्ड लाना हमको जरूरी हो जाता है, बात समझ गए? बिना बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ गधा भी है तो उसके लिए हमको करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, एक मिनट, जैसे, हाँ, फिर अब बोलेगा कि जो है आप बिना बोर्ड पर ईपीटी पीपीटी पहले पढ़ता था आदमी। पीपीटी कौन पढ़ाता है? जो मास्टर कुछ हो नहीं जानता है, उसके लिए ही है। लिखल रहेगा, कोई उठ के घास देगा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, पढ़ा तो हम भी रहे हैं, लेकिन बिना बोर्ड का काम चलेगा? अब सर भी पढ़ाते हैं तो बिना बोर्ड का थोड़े पढ़ाते होंगे। बोर्ड का जहां इस्तेमाल होता होगा वहां करना पड़ता होगा। लेकिन आजकल जो है यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पर सब पीपीटी बनल है, भारत का नक्शा बन ले है, हर चीज का नक्शा बन ले, बनल बनावल से काम चलेगा। देखिए, आप पहले बात समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सेल है, देखिए अभी तेसर रंग आ गया इसमें, तो मारते हैं, पीला मारेंगे, हरा में काला मारेंगे। ये देखिए सेल है। आप देखिए यहां, अगर हम आपसे पूछे कि आप में गुणसूत्र की संख्या कितना? 46। चलिए, एक शब्द है समसूत्री, आप समझ जाइएगा, बस एक टर्म बताएंगे समझ आ जाएगा। सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, असूत्री। अब बात समझिएगा, सम का मतलब समान, तो पूरे शरीर, अभी जो हमारा बॉडी में सेल है, क्या वो सेल या उस जो लंबाई हमारा है, क्या आज से 10 साल पहले था? नहीं। क्या 15 साल पहले था? नहीं। हमारा लंबाई हमारे उम्र के अनुसार बढ़ता गया, ठीक है।
तो बढ़ता गया, तो मान के चलिए बचवा है। अब जो है ये बात समझना है कि पहले इतना लंबा था, तो हो सकता है कि कुछ दिन पहले इतना लंबा रहा होगा। कुछ दिन पहले ही इतना लंबा रहा होगा, है ना। कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा रहा होगा, है ना। तो आप देखिए कि सब में वेट और वजन, लंबाई चौड़ाई क्या एक जैसा था? अलग अलग था। तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर सेल का बना है। शरीर किसका बना है? सेल का बना है। अब बात यहां समझना है कि सेल का जब बना हुआ है तो यहां पर देखिए कि ये भी सेल है, तो ये पूरा सेल, अब इससे दो सेल बना, फिर इससे दो सेल बना, आप जान ही रहे हैं, इससे भी दो सेल बना, इससे भी दो सेल बना, इससे भी दो सेल बना। आप समझते जाइएगा, जैसे हम लोग नाभिकीय विखंडन पढ़ते हैं, जस्ट लाइक यहां यही काम हो रहा है। अब यहां पे समझिएगा कि आपको पिछले एपिसोड में हम आपको बताए थे कि सेल के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। चलिए, केंद्रक के अंदर आपको यह बताया गया था कि याद करते जाइएगा कि क्रोमैटिन होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छी बात है कि क्रोमैटिन होता है। आपको बताया गया था कि क्रोमैटिन जब टूट जाए तो ये छोटा टुकड़ा इसका क्या कहलाएगा? गुणसूत्र। क्या कहलाएगा? बहुत अच्छी बात है। आपको यह भी बताया गया था कि ये जो गुणसूत्र है ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और, क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया था। अब बात समझिए कि जब ये गुणसूत्र इस सेल में, अगर एक सेल का हम बात करें तो इसमें भी गुणसूत्र कितना होगा? 46। 46 होगा। अगर हम इस सेल का बात करें 46, इस सेल का बात करें 46, इस सेल का बात करें 46, पूरे शरीर का कहीं से भी हम सेल निकाल लें तो बताइए उसमें कितना गुणसूत्र होगा? 46। तो आप ये बताइए कि जब इस सेल से दो सेल बना, तो जब इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इससे ये सेल बना, ये सेल बना, तो बताइए इसमें कितना क्रोमोसोम जाएगा? यानी जितना इसमें था उतना ही इसमें गया, इसमें गया। इसीलिए इसको कहा गया समसूत्री। सम मतलब समान, और सूत्र का मतलब गुणसूत्र। सूत्र का मतलब गुणसूत्र। यानी जब एक मदर सेल है और इससे दो नया सेल बना, तो जितना क्रोमोसोम इसमें उतना ही क्रोमोसोम इसमें, या इससे ये दो बना तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा। अर्थात हमारे शरीर में जो सेल बना, लाखों करोड़ों सेल बना, उस सब में समान गुणसूत्र होता है। जब समान गुणसूत्र हो तो कोशिका विभाजन क्या कहलाएगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें एक सेल से दूसरे सेल बनने पर गुणसूत्र समान हो। गुणसूत्र क्या हो? समान हो, एक जैसा हो। वैसे क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, या वैसे सेल डिवीजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। कैसा विभाजन? समसूत्री कोशिका। तो बताइए, आपके कहीं से भी हम बॉडी का सेल ले लें तो बताइए उसमें गुणसूत्र कितना होगा? मनुष्य के शरीर में ब्लड कहीं से लेंगे, तो ब्लड कहीं से लेंगे तो उसका सेल में क्रोमोसोम कितना होगा? 46। अर्थात जब हमारे बॉडी में 46 होगा तो सिर्फ मानव जाति में 46 क्रोमोसोम है, और धरती पर लाखों करोड़ों जातियां हैं जीव के, किसी में 46 नहीं है। सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्य में कितना है? मनुष्य का सबसे करीबी चिंपैंजी है। मनुष्य का सबसे करीबी चिंपैंजी है। मनुष्य का करीबी में बंदर है।
क्योंकि हम लोग प्रायः ऐसा माना गया है कि हम लोग उसी प्रजाति के जीव हैं, यानी हमारा जो वंशज है वो उसी से विकास किया है, ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन उसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, अलग होता है। नहीं, उसमें नहीं, मानव जाति में कितना, 46 मानव जाति में, और सबसे करीब मनुष्य का है चिंपैंजी, जिसमें 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है। तो धरती पर जितना मानव है सब में 46, अब मनुष्य का जितना शरीर का सेल है उसमें कितना कोशिका विभाजन है, 46। यानी अगर मनुष्य का शरीर का हड्डी मिल जाए, हड्डी सिर्फ इतना को हड्डी कहीं भी, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह मनुष्य का हड्डी है। आजकल जो अवशेष मिलता है, फॉसिल्स मिलता है, जीवाश्म जो मिलता है जीवों का, उसका अनुमान हम लोग कैसे कर लेते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, ये किस जीव का है, कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे लैब में हर जीव का बॉन पड़ा हुआ है। समझ गए, जैसे बॉन मिला तो हम लोग अंदाज कर लेते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, कई तरह के धातु हैं, तो हम पता कर लेते हैं ना कि ये धातु है। उसी तरह से किसी भी जीव का अगर अवशेष मिलता है तो हम पता कर लेते हैं कि ये पक्षी का अवशेष है, ये रेप्टाइल्स का है, ये मनुष्य का है। क्यों? क्योंकि अगर कोई अवशेष मिला तो वह अवशेष सेल का बना है, और सेल के अंदर क्या है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या है, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन का मतलब क्या है, गुणसूत्र। तुरंत पता चल जाएगा, मैचिंग होगा, तुरंत पता चल जाएगा। अगर 46 क्रोमोसोम है, हम लोग पता कर लेते हैं कि यह मनुष्य का पार्ट है, यानी यह मनुष्य का हड्डी है। तो अब पता चल गया आपको कि शरीर का कोई भी सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो उसमें किस तरह का कोशिका विभाजन होगा, समसूत्री, अर्थात एक सेल में जितना क्रोमोसोम है दूसरे सेल में उतना ही क्रोमोसोम इसमें जाएगा, है ना, उतना ही इसमें जाएगा। तो वैसे कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, समसूत्री। और एक होता है अर्धसूत्री, जिसको कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में होता है कि जो क्रोमोसोम है उसका आधा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा का निर्माण होता है तो बच्चा निर्माण से पहले स्पर्म और ओवा की जरूरत पड़ती है, यानी मेल और फीमेल। अब स्पर्म भी सेल है और ओवा भी किसका बना है, सेल का बना है, क्योंकि यह मनुष्य का पार्ट है, यह मनुष्य के शरीर में निर्मित होता है, और इसमें भी यह ब्लड से संबंधित है, यानी स्पर्म का भी निर्माण ब्लड से और ओवा का भी निर्माण ब्लड से होता है। अब ब्लड क्या है, सेल है। ब्लड किस चीज से बना है, सेल से, क्योंकि ब्लड को हम लोग कहते हैं तरल संयोजी उत्तक, और उत्तक बनता है किससे, सेल से। तो यहां पे आप समझिए स्पर्म और ओवा, देखते जाइएगा, जब स्पर्म सेल का बना है तो जरूर ये सेल है, यहां पर भी सेल है, तो इसमें कितना क्रोमोसोम होगा, और इसमें 46। अब दोनों आपस में मिलेगा, दोनों स्पर्म ओवम सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। बात को पहले समझ से जाएगा। अब जायगोट बना, उसके बाद इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण बना, उसके बाद बच्चा बना। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बच्चे का निर्माण हुआ या जो सेल का निर्माण हुआ उसमें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो आया वो कितना कितना आया, 23 आया। यानी 23 का मतलब 23 इधर से आया और 23 इधर से आया। यानी ये जो बच्चा जन्म लिया ये दो प्रकार के सेल से जन्म लिया, एक स्पर्म सेल और दूसरा ओवम सेल से। और स्पर्म सेल से 23 आया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 46। लेकिन क्या 46 से एक तरफ से आएगा, नहीं, इधर से आएगा 23
और इधर से भी आएगा 23। अब 23 में दो तरह का क्रोमोसोम हम आपको बताए थे, 22 प्लस 1, अब 22 प्लस 1, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 1 1 2 हो गया और ये 22 22 44 हो गया, यानी 44 और 2 46। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे का निर्माण होता है तो इस कोशिका विभाजन में आधा गुणसूत्र माता से आता है और आधा पिता से आता है, यानी 23 माता से और 23 पिता से। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बच्चे का जो निर्माण होता है या विकास होता है उसमें माता का भी योगदान होता है और पिता का भी योगदान होता है, क्योंकि उसमें जो जीन पाए जाते हैं, उसमें जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में भूमिका माता का भी होता है और पिता का भी होता है। दोनों का भूमिका समान होता है, दोनों का भूमिका समान होता है। लेकिन जो गुणसूत्र की संख्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो हाफ हाफ जाएगा, इसलिए हाफ हाफ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यानी गुणसूत्र मनुष्य में कितना 46, लेकिन इस विभाजन में गुणसूत्र आधा जाता है, यानी 46 का आधा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र क्या होगा, माता से आधा, यानी जो 46 है उसका आधा, अब माता में जो 46 है उसका आधा। ऐसा नहीं कि 46 इधर से भी आएगा 46 उधर से आएगा, तो मनुष्य में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा पता है, उतना क्रोमोसोम होता है। तो अर्धसूत्री समझ में आ गया और समसूत्री समझ में आ गया आपको। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके शरीर में कितने तरह का सेल डिवीजन, दो, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री कोशिका। ये मनुष्य में स्तनधारियों में होता है। कैसा, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अब हम लोग किताब पर आते हैं, आइए इधर। हाँ 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 हाँ, बड़ा का नहीं होता है, बड़ा का इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हम लोग होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता कम पड़ती है। पहला बात ये, अगर हम बच्चा हैं तो हमको पोषक तत्व की आवश्यकता, हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ करना है, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन सभी विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा बात, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा भोजन, एक एज पर जब हम श्रम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत जो करते हैं वो मूल जो हम लोग का मेहनत का टाइम होता है, जैसे कोई काम कर रहा है तो 20-22 साल का जो एज होता है, 40-45 साल का जो एज होता है, उसमें लोग ज्यादा 50 तक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब इतना मेहनत करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आदमी 60 के पार हो जाता है वैसे वैसे वो मेहनत कम करता है। मेहनत कम करने का मतलब उसका शरीर भी सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इसलिए उसको भोजन की भी आवश्यकता क्या होता है, कम होता है। यानी वो अगर ज्यादा भोजन नहीं भी करेगा तो वो जी सकता है। जैसे जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मांस मछली, ये सब का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। और जैसे जैसे उम्र और बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सब चीज का त्याग करना शुरू करते हैं। खाना में क्या, दाल रोटी सब्जी मिल गया, आराम से। अगर कोई भी आप पूछिए जो ओल्ड पर्सन है उनको टाइमली दाल रोटी सब्जी, थोड़ा सा दूध मिल गया तो उसको जीवन में सबसे ज्यादा वो सुख का अनुभूति करते हैं। खाली टाइम टू टाइम उनको मिल जाए, उनकी सेवा हो जाए। उनको ना चाहिए कि दशहरा में खस्सी कटा तो खस्सी परसों, रसगुल्ला भोज हो रहा तो रसगुल्ला दो, कोई जरूरी नहीं। अगर 2 पीस भी दे देंगे, उनको जो भोजन है वो अगर मिल जाए तो उसी में खुश रहते हैं। ये सब किसके लिए है, ये सब यंग के लिए है। जैसे बारात होता है तो बारात में जो है
आप जानते होंगे कि जो अपने घर का बारात होता है तब ओल्ड पर्सन ज्यादा थोड़ा सा जाते हैं, जब अपना घर का हो। लेकिन जब पड़ोसियों का बारात हो तो उसमें क्या होता है, उसमें यंग लोग ज्यादा जाते हैं। आजकल तो प्रथा चल गया है कि अगर 200 बारात है तो उसमें हमको लगता है गांव में अगर 50 ओल्ड पर्सन है 70-80 का, तो हो सकता है एक आध दो अगर घर वाला है तो वो चल जाए। जो बाहर के लोग हैं ओल्ड पर्सन, वो जाना पसंद नहीं करते, वो अपना बेटा को किसी बच्चा को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय डीजे पर डांस करेगा। वो आजकल तो डीजे चाहिए, पटाखा चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, यही सब चाहिए बारात के लिए। तो आजकल प्रथा क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेल का डिवीजन, जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है ओल्ड पर्सन का, तो सही तरीके से वहां पर सेल का डिवीजन नहीं हो पाता है, जिससे वहां पर ज्वाइंट होने में दिक्कत और परेशानी होता है। साथ साथ कुछ ऐसे भी शरीर के अंदर, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, जिसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे हड्डियां सही तरीके से जुट नहीं पाता है, और उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यंग जब होता है तो, या फिर छोटे बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसमें नया सेल है अभी। ठीक है, नया सेल है, इसलिए आसानी से वो ज्वाइंट हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, हाँ, समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन जो है, इसमें पहला चीज देखना है आपको कि, हाँ, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में किया था। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा, किसमें, समसूत्री कोशिका विभाजन में। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर मातृ कोशिका में 46 है तो उसके पुत्री कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, अब फिर उससे जो भी सेल बनेगा उसमें भी कितना, फिर उससे भी जो बनेगा 46। यानी कहने का मतलब है कि जब भी सेल, नया सेल बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा। इसीलिए इसको समसूत्री कहते हैं, समान रूप से क्रोमोसोम का विभाजन, समान रूप से क्रोमोसोम का विभाजन। ठीक है, वैसे विभाजन को क्या कहते हैं, समसूत्री कहते हैं। ठीक है, समान रूप से 46 है, ठीक है, 46 गया। जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत संपत्ति है, तो संपत्ति का बंटवारा कैसे कीजिएगा, बहुत संपत्ति का बंटवारा तो उसका वैल्यूएशन से कीजिएगा ना। जैसे 20 गो कांसा का बर्तन है, कोई छोट है कोई बड़ है, तो भाई भाई में तो भाई मैनेज हो जाएगा, और ले लो तुम ही। लेकिन उसकी पत्नी क्या करेगी, लाठी लेके तैयार रहेगा, बड़का लोटबा वो लेगा, छोटका हम लेंगे, या थाली रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन होगा जो तेज आदमी होगा वो सारे कासे का वैल्यू लगा लेगा, तौल करके वैल्यू लगा लेगा। ठीक है, छोटा बड़ा है, वैल्यू लग जाएगा, और वैल्यू जो दाम है मार्केट के अंदर वो दाम लग जाएगा। यही निराकरण है, नहीं तो लड़ाई होगी। जैसे इतनी बड़ी कंपनी होती है, जो भी कंपनियां होती है, तो उसका वैल्यूएशन लगता है कि ये कंपनियां इतना करोड़ का है, ये कंपनी इतना करोड़ का है, 19-20 तो हो सकता है। ठीक है, तो उसमें वैल्यूएशन के आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है। तो यहां पर भी जस्ट लाइक यहां समझिएगा। अब बात करेंगे हम लोग आगे। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, किसमें होगा जी, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। समसूत्री कोशिका विभाजन अभी मैंने बताया, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है असूत्री। ठीक है, असूत्री का मतलब जिसमें क्रोमोसोम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अब बात समझिएगा, क्रोमोसोम
वगैरह, यानी क्रोमैटिन नेट वगैरह नहीं होता है, केंद्रक वगैरह नहीं होता है, जनरली याद रखना है। तो अब आपको अभी मैंने बताया कि जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है वो होता है जीवाणु में, नीलहरी शैवाल में, बैक्टीरिया तो सेल, ये वायरस तो सेल है ही नहीं, तो इसमें भी इस प्रकार का, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें प्रायः कैसी कोशिका विभाजन होता है, असूत्री एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। धरती पर जो आदमी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी जीव है उसमें दो तरह का कोशिका विभाजन होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। अगर आपका नाक का सेल, अब बचपन में इतने बड़ा नाक था, हाँ छोटा था, तो यहां जो सेल ही बढ़ा ही नाक का, ये बढ़ा समसूत्री कोशिका विभाजन। बच्चा में इतना बड़ा आंख था तो राक्षस घोषित कर देता है। दांत अगर इतना बड़ा बड़ा अगर लेके कोई जन्म लेता तो कहता कि कैसे हो गया ये, जो है दांत था बच्चा में नहीं, दांत छोटा होगा, दांत नहीं था, दांत आया बाद में। तो दांत बच्चा में अगर 1 साल का बच्चा है तो छोटा छोटा दांत, अभी बड़ा बड़ा दांत है, तो दांत का सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जीभ जो है, टंग, ये भी आकृति बचपन में छोटा रहा होगा, अभी बड़ा है, तो यहां पर भी सेल का डिवीजन हुआ। अंगुली है बचपन में छोटा छोटा, हाथ है बचपन में छोटा छोटा, यहां भी सेल बढ़ा है, क्योंकि ये पूरा बॉडी किसका बना है? सेल का। तो यहां पर जो सेल का निर्माण हुआ, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 1000 सेल, लाखों सेल, ये विभाजन कहलाता है समसूत्री। और जो स्पर्म सेल होता है या फीमेल में ओवम सेल होता है, उसका जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। कैसा होता है? मियोसिस। एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री, अर्थात मनुष्य में सेल डिवीजन 2 तरह से, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। अगर शरीर में सेल डिवीजन पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? समसूत्री। और स्पर्म में सेल डिवीजन अर्धसूत्री। मेल गैमिट में या फीमेल गैमिट, स्पर्म या ओभा, ओभा कहां बनता है? पुरुष में या महिला? महिला में बनता है। ओवरी कहां होता है? पुरुष में या महिला? महिला में। फैलोपियन ट्यूब महिला में होता है। कहां होता है? महिला में। यूट्रस कहां होता है? देखिए पुरुष में। गर्भाशय पुरुष में होता है। आवाज नहीं। गर्भाशय, बच्चे का विकास पुरुष में होगा, बच्चे का विकास महिला में। बताइए, इतना लेवल कमजोर है कि ये पता नहीं चलता। ये वयस्क, मान लीजिए बहुत ऐसा बहुत केस आ रहा है, ये पता नहीं है कि महिला में कौन सा ऑर्गन्स होता है, पुरुष में कौन ऑर्गन। तो बताइए कि आप 22-23 साल उम्र हो गया है, ये नॉलेज जो है ये पता नहीं है कि टेस्टिस कहां होगा, ओवरी कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब कहां होगा, ये सब पता होना चाहिए ना। ठीक है? कौन सा हमने पढ़ा है? आप खोजिएगा कि गजब लड़का है, ये पढ़ेगा तब होगा। अच्छा बताइए, तो आदमी शादी विवाह बच्चे पैदा करता पढ़ के? मूर्ख से तो नहीं होता, क्योंकि उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं है। हाँ हाँ, हर जगह मिलेगा। सेल जितना है लारोम होगा, लार में डीएनए होगा, हर जगह। आदमी में जो चीज बन जाए, लार कहां से निकलेगा? आदमी के, है ना। अब यहां क्या पाया जाता है? 1 मिनट, यहां पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, यहां पर कीरेटिन प्रोटीन बाल और नाखून में। ये भी अगर मर्डर कर दीजिएगा ना, रेप केस में, मान लीजिए रेप हो गया है, आया टीम, बालों, अगर बाल गिरा हुआ है बालों उठा लेगा। वो जो सीआईडी होता है वो क्या लेता है? मान लीजिए मर्डर हो गया, रेप हो गया,
तो वहां कोई रहेगा रेप करके सुने कि खड़ा है? अरे बचना चाहेगा ना। या मर्डर करके आदमी क्या करेगा? खड़ा रहेगा। ऐसा कीजिए तो मर्डर करिए दिए हैं तो पकड़िए, अब जो है जाएंगे जेल। ऐसा तो नहीं है। मर्डर हो जाए, रेप केसेज हो जाए, तो उस कंडीशन में एक एक चीज का सैंपल पर ध्यान दिया जाता है। उसमें भी जो हाई प्रोफाइल है उस पर ज्यादा होता है। अब कौवा बिलाए मर जाता है, आदमी कौवा बिलाया है मर गया तो थोड़े कोई पूछने वाला है, नहीं है। रोज मर्डर होता है, रोज मर्डर होता है। लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल का मर्डर हुआ है और उस सेंसिटिव केस बना। रेप तो बहुत हुआ, देश में रोज हो रहा है, लेकिन जो हल्ला निर्भया कांड में हुआ, वो हल्ला आज तक हुआ। पूरे भारत में महिला पुरुष कैंडल लेके निकले हुए, आत्मा का शांति। अरे कितना आत्मा परमात्मा के पास चल गया। लेकिन मीडिया में सिर्फ निर्भया का केस आया और वो पूरा सेंसिटिव केस बन गया। चुनावी माहौल में अगर जैसे 24-25 में चुनाव है, उस कंडीशन में अगर कुछ मर्डर हो जाए, कुछ उस तरह का केस बन जाए, वो अब उसमें क्या होता है कि टीम जांच का टीम हर बैठ जाता है। मर्डर तो रोज होता है, हर चीज रोज होता है, लेकिन उसकी जांच कहां होती है? उसकी जांच होती है क्या? बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पाता है? यहां नहीं मिल पाता है। बता रहे कितना भूत तो ऐसे ही घूमते रहता है, न्याय खोजते रहता है, नहीं मिल पाता है। लेकिन निर्भया केस में क्यों मिला? क्योंकि पूरा टीम, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो है वो पूरा इसमें इन्वॉल्व हो गए जांच के लिए। तो आपके शरीर का कोई भी पार्ट जो है उससे आपका बारे में पता लगाया जा सकता है। आप नहीं भी कहिएगा, मान लीजिए मर्डर किए, बहुत कुछ हुआ, जैसे बचने के लिए, जैसे बचने के लिए बात समझिएगा, जैसे आपने पकड़ा या मर्डर करने के लिए उसको टच किया, ठीक है, नाखून से कोई पार्ट अथी हो गया, तो वहां से भी आप क्या है, आप पकड़ में आ सकते हैं। टच भी अगर आप कर लिए, बात समझिए, यहां तक कि आप दरवाजा भी खोल रहे हैं ना, दरवाजा भी खोल रहे हैं, तो दरवाजा में भी आप पकड़ा जाइएगा। बात समझ गए? दरवाजा खोले, वहां से भी सैंपल अगर उठा लेगा तो वहां से भी आप पकड़ा जाइएगा। जैसे आप देखते होंगे जब मर्डर होता है तो चाकू, छुरा, कपड़ा सब उठा के लेके जाता है। क्यों? सिर्फ डीएनए वहां से मिल जाएगा उसको। और डीएनए मिल जाएगा तो आप चाह करके भी क्या, जज देखने आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज घुरले बुलता है गली गली कि कौन मर्डर किया नहीं किया। न्याय वही देता है। न्याय किस आधार पर देता है? जांच और सबूत के आधार पर। सबूत के आधार पर आपको फांसी मिल जाएगा, सबूत के आधार पर फांसी मिल जाएगा आपको। तो कंडीशन क्या है कि कंडीशन है कि शरीर का कोई हिस्सा आपको खतरा कर सकता है। नाम कैसे जानेगा? जैसे अभी यू बताते हैं नाम कैसे जानेगा। जैसे मान लीजिए शक होता है ना, शक के आधार पर, शक के आधार पर 200 आदमी को गिरफ्त में लिया पुलिस, पुलिस रिमांड पर लेता है, रिमांड पर ले लेगा और उसके बाद शक के आधार पर, बात समझ गए, किस आधार पर? शक के आधार पर। क्योंकि देखिए जो गलती करता है कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के ही जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपका सेल, मान लीजिए 100 आदमी को गिरफ्त किया, सबका डीएनए सेल लेगा, सैंपल ले लेगा और उसके बाद मैच करा देगा। बात समझ गए? उसमें आप फंस जाइएगा। सुराग देखो, सीआईडी देखो, इस सब देखने से, है ना।